Hello dear friends, you are most welcome at Study IS with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम 12 मई 2020 द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज आई है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो और लेना चाहते हो, वो स्टडी आई एस कोड यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हो। अब अनअकैडमी पर 3 डायनामिक बैचेस चल रहे हैं जो स्टार्ट हुए हैं 11 मई से। माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 बैच हैं जो मिशन यूपीएससी सीएसई 2021, एक हिंदी का बैच है एंड इंग्लिश जीएस बैच। तो आप इन सभी का एडमिशन लेकर इन सभी में आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हो, अगर 1 मंथ के लिए लेते हो तो यहाँ पर 8000, अब 12 मंथ के लिए लेते हो तो आपको पड़ेगा 2000 पर मंथ, 75% ऑफ 48,000। अगर आप स्टडी आई एस प्लस स्टडी आई एस का स्टडी कोड यूज करते हो स्टडी आई ए एस, तो 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो अगर आप सोच रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की। 1 मंथ के लिए आपको चार्जेस लगेंगे स्टडी आई एस कोड यूज कर ओनली 36,000। आप इसका भी लाभ ले सकते हो अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप। यहाँ पर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है अनअकैडमी ने फॉर प्रीलिम्स 2020, तो आप फ्री में एनरोल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। इसका लाभ लेना आप ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। उससे पहले कल का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मीन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है, मीन्स क्या क्या उसमें प्रोविजन है। मानव देह व्यापार मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिज्म एंड बंधुआ मजदूरी मीन्स बाउंडेड लेबर का निषेध, ये हमने देखा था, बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, देखो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात नहीं लिखी हुई है। इसके लिए एक अलग से राइट बनाया गया है, आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये अलग है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29, 30 पूरे अलग से आर्टिकल बनाए गए संविधान में। कारखानों और खदानों में मीन्स जो इंडस्ट्री एंड माइनिंग में बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पर प्रोहिबिशन, तो सीधा सा क्या हो जाएगा, ये हमने देखा था, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिज्म या बंधुआ मजदूरी, जो आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 दोनों आर्टिकल यहाँ कवर हो रहे हैं किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो सीधा आंसर यहाँ पर जो नए स्टूडेंट है उन्होंने जरूर पूरे 4 लगाए हैं, 1 2 3 4, वो गलत नहीं है थिंकिंग, बट जब हम धीरे धीरे डीप में स्टडी करेंगे एक क्लैरिटी आएगी कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 1 and 4। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 and 4, आंसर सी। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जिन लोगों ने भी सही आंसर किया है वो भी अच्छा है, जिन लोगों ने गलत आंसर किया है वो भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों से तो जिन्होंने आंसर करने से डरे हैं। तो यही यूपीएससी की एक अप्रोच होती है, आपको डरना नहीं है। यहां पर ट्रेन से संबंधित है, ट्रेन चला रही है गवर्नमेंट आने वाले टाइम में, तो नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वल फ्रीडम फॉर लेबर। तो ये इसका कल भी हमने आर्टिकल 23 यहां पर थी, फिर देख लो आप 24। अब ऐसे चलते हैं आर्टिकल, हमने कल ही आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 के डिस्कशन किया था, उससे संबंधित ही आज फिर ये एडिटोरियल आया है लेबर लॉ से संबंधित। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया, और आज द हिंदू में बहुत सारी खबरें हैं जो यहाँ केवल लेबर लॉ से संबंधित है, तो एक बार जब आपने कंप्लीट कर लिया, पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 क्या होता है। अगर वो आपको आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर प्लेइंग आउट लाइव, यहाँ पर ए नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा लिखा हुआ है। आर्टिकल अच्छा है, अगर ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करके खुद के पर्सनल व्यूज़ लिखते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वही गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट के आसपास घूम रहा है, तो ये अपनी वैल्यू खुद ही गिरा दी है अपनी व्यूज़ की। ए वेलकम चेंज, द पेंडेमिक इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट, यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी नए स्टूडेंट है उनको प्लाज्मा थेरेपी की जानकारी होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल हम लेंगे। द नीड फॉर ए सेकेंड चैम्बर, राज्यसभा सेकेंड चैम्बर, इसके बारे में देखेंगे, ये आर्टिकल है। लीगल बट नॉट अप्रोप्रिएट, ये जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया थोड़ा, बट इन्होंने जो अप्रोच लिखी है एक आर्टिकल लिखने की, सही में ये अप्रोच होनी चाहिए यूपीएससी के लिखने की, और ये इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इसका डिस्कशन थोड़ा सा हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इससे लेंगे, और इसके जो पॉइंट्स हैं इस वाले एडिटोरियल के, लीगल बट नॉट अप्रोप्रिएट, उसको हम इसमें जोड़ दिए हैं इस वाले एडिटोरियल में, तो इसी के साथ उसके डिस्कशन करेंगे। 2-3 पॉइंट बस हमारे काम के हैं इसमें। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कि ईयू या जितना भी आपका अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में हम लिक्विडिटी बढ़ाते हैं जैसे मार्केट में, तो वहाँ पर इसको वर्ड को बोला जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। मीन्स यहाँ पर ईयू में, यूरोपियन यूनियन में भी फिजिकल स्टिमुलस, मीन्स वहाँ भी ग्रोथ रेट में क्या है, अगर आ रही है कमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई है, इसीलिए वहाँ पर भी क्वांटिटेटिव ईजिंग के द्वारा क्या किया जाएगा, इकोनॉमी जो है उसमें कैसे मनी का फ्लो किया जाए, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। जैसे हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ब्याज दरें घटाई जाती है, रेपो रेट को कम किया जाता है, सेम वही कंडीशन वहाँ पर लिया जाएगा। तो ये आप याद रखना, क्वांटिटेटिव ईजिंग। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, अगेन देखो यहाँ पर लेबर राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पर लेबर राइट्स, यहाँ पर भी लेबर राइट्स। तो आज का द हिंदू में काफ़ी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है राइट टू रिलीजन। मीन्स राइट टू रिलीजन हम आपको याद रखना, आर्टिकल 25 से लेकर 25 में किसी भी धर्म को मानना और प्रचार करना, प्रोफेशन, प्रोपगेशन, प्रैक्टिस या कॉन्साइंस, ये सभी आर्टिकल 26 में अगर करें तो किसी भी धर्म का कोई मैनेजमेंट कर सकता है अपने धर्म का। 27 में धर्म के आधार पर आपको टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। 28 में शिक्षण संस्थान, कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनमें गवर्नमेंट कुछ सहायता दे रही है तो उनमें किसी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सभी आर्टिकल्स हैं 25 से लेकर 28। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ पर एक केस ये था कि एक तो सबरीमाला केस इंपॉर्टेंट है, दूसरा केस है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जिसमें जेनेटल म्यूटिलेशन होता है महिलाओं में, खतना प्रथा महिलाओं के अंदर, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, एक इसको देखना है। थर्ड जो है, एक जो भी फारसी हैं, अगर उसमें फारसी महिला अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेती है तो उनका जो धार्मिक जो जाने का रहता है उसमें उनको नहीं जाने दिया जाता। जैसे मस्जिद रहती है मुसलमानों में, उसी तरह फारसियों में भी उनका धार्मिक जो स्थल रहता है उसमें मनाही रहती है अगर किसी महिला ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली है तो। उसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका मस्जिद में जाने वाला मामला, तो इन सभी मामलों को एक लार्जर बेंच देखेगी। पहले इसको 5 जजेस की बेंच को ट्रांसफर किया गया था, उसने इसमें अपना निर्णय सुनाया था, अब इसको 9 जजेस की बेंच के पास भेजा जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि राइट टू रिलीजन में ये सभी मामले पेंडिंग है किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहां पर हमको पेज नंबर 10 पर हम देखेंगे आरोग्य सेतु ऐप डाटा प्रोटोकॉल नॉर्म्स इश्यूड। हमको सिर्फ आरोग्य सेतु से संबंधित न्यूज देखना है कि ये आरोग्य सेतु को काफी लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहां पर एक याद रखना, ई नेम, ई प्लेटफॉर्म, मंडीज लिंक टू ई प्लेटफॉर्म, इसका डिस्कशन हम यही कर लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट है इसका। ये है क्या, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स ऑलमोस्ट 70,000 एग्जिस्टिंग मंडीज रन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और इसके द्वारा एक यूनिफाइड मार्केट बनाया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान एक स्टेट, तमिलनाडु एक साउथ में, एक जम्मू कश्मीर, यहाँ पर महाराष्ट्र,
बिहार, एमपी, सभी स्टेट्स हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में क्या चलती है, एपीएमसी, एपीएमसी मंडी। तो इस स्टेट की एक एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एक स्टेट की अलग से है, सब स्टेट्स की अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर राजस्थान की एक एपीएमसी है, अगर किसान का खेत यहाँ पर है तो किसान ने जैसे ही कोई फसल उगाई, अगर वीट है तो पहले इस मंडी में लाकर उसको बेचना पड़ेगा, और यहाँ पर खरीदार रहते थे। अब ये खरीदार यहाँ से मंडी से फिर ग्राहकों तक पहुँचाते थे, मीन्स हमारे घर पर कोई भी लेना रहे, किसान डायरेक्टली किसी ग्राहक को नहीं बेच सकता था मंडी के अलावा। अब मंडी में क्या टैक्स भी इसके ऊपर लगता था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। और साथ ही में केवल उसी राज्य में बेच सकता था अपना सामान, पहले एपीएमसी में बेचना ही पड़ेगा, एपीएमसी से बाद में व्यापारी खरीदेगा, और अगर उसको तमिलनाडु बेचना है तो व्यापारी के थ्रू अब बेची जाएगी वस्तु, किसान नहीं बेच सकता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये एक एपीएमसी, एक स्टेट की एपीएमसी, अगर किसान इस एपीएमसी में गया और यहां पर उसको दाम अच्छा नहीं मिल रहा है किसी स्टेट राजस्थान की में, तो तमिलनाडु में अगर उसको लग रहा है कि गेहूं का दाम अच्छा मिल रहा है, इस एपीएमसी में कोई व्यापारी उसको अच्छा दाम दे रहा है, तो यहां से बैठा बैठा इस मंडी से वो उस मंडी के व्यापारी को बेच देगा। अगर यहां पर 15 रुपए केजी, यहां पर 20 रुपए केजी, तो ये लाभ उठा लेगा। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिसके द्वारा राजस्थान का बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मीन्स राजस्थान की मंडी में अब किसान अपने अनाज को किसी तमिलनाडु की मंडी में किसी व्यापारी को बेच सकता है। इससे क्या है, उसको अपने प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस है उसके अनुसार क्या अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई नेम है, वो किसके लिए, केवल और केवल एग्रीकल्चर वस्तुओं के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ किसान चाहे सोना चांदी बेचना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होगी, वो कोई भी वस्तुएं हो सकती है, अनाज हो सकता है, दालें हो सकती है, वो सभी यहाँ बेची जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखना। और इससे इनसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है पेपर में आज। अब देखते हैं हम लिखने वाला पोर्शन 12 मई 2020। तो इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर, यहां पर यह कहा गया कि स्टेट राज्य, कुछ राज्यों ने जैसे तमिल एमपी है, उसके बाद यूपी, हरियाणा, कई राज्यों ने ऐसा किया है कि रिमूविंग, या तो रिमूव कर दिया है या सस्पेंड कर दिया, निलंबित। सस्पेंड का मतलब थोड़े दिन के लिए, 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, कई राज्यों में, कईयों में 3 साल के लिए सस्पेंड किया है। लेबर लॉ मीन्स श्रमिक कानून है, उनको लेबर लॉ को सस्पेंड किया है। इस राइटर ने लिखा है कि असंवैधानिक है। इन्होंने एक जजमेंट का नाम लिया, कल इस जजमेंट को हमने पहले भी पढ़ा था। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज भारत संघ, एशियन गेम्स विलेज। 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, और यहां पर बुरी कंडीशन में लोगों से काम करवाया जा रहा था, श्रमिकों से। उनको टाइम पर वेजेस नहीं दिया जा रहा था, खाने की बुरी कंडीशन थी, और उनका शोषण किया जा रहा था। तो एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, गेम्स तो आप करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो भी श्रमिक हैं, श्रम जो लाए गए हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि मिनिमम मजदूरी तो दी जानी चाहिए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि अगर लोगों के पास अल्टरनेटिव जॉब नहीं है, अगर उनके पास कोई अन्य चॉइसेस नहीं है, और उनको जॉब मजबूरी में करना पड़ रहा है राज्य के अंतर्गत, तो ये फोर्स लेबर का मीन्स एक तरह से बंधुआ, फोर्स लेबर मीन्स बलात् श्रम, हिंदी में इसको बोलेंगे बलात् श्रम का एक प्रकार माना जाएगा। और कल हमने आर्टिकल 23 में इसको पढ़ा था। आर्टिकल 23 संविधान में फंडामेंटल राइट, जिसके तहत बाउंडेड लेबर हो, बंधुआ मजदूर हो, या फोर्स लेबर हो, या दास प्रथा हो, या देवदासी प्रथा हो, या फिर जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिज्म हो, ये सभी आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 24 में क्या आता है, चाइल्ड लेबर, तो उसका भी निषेध किया गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर कि इंडिया में इन लॉज को लागू करने में करप्शन है, लॉ लागू ही नहीं होते हैं। साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मींस जब तक काम है, अगर 1 महीने का काम है तो 1 महीने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है श्रमिक से। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर आजकल इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, और इसी के लिए इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मीन्स इनको किसी टाइप की सुविधाएं नहीं मिलती है, ना इनको पेंशन मिलती है, ना इनको सही वेतन मिलता है, ना छुट्टियों का लाभ मिलता है। इनको लगातार काम के घंटे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको लेस राइट्स मिलते हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में।
तो यहां पर अब देखते हैं जो एक सेकंड आर्टिकल था, आर्टिकल 77 नंबर पेज पर, तो लॉफुल चेंजेस। राइटर ने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्रीज को छूट दी जा सकती है राज्य के द्वारा, मीन्स फैक्ट्रीज को फैक्ट्री एक्ट के तहत छूट दी जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, मीन्स लॉज को लागू करने के लिए छूट दे सकती है कौन, राज्य, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी हमारे संविधान में कब कब बताया गया है? एक है वार, एक एक्सटर्नल एग्रेशन, मीन्स बाहर आक्रमण हो जाए, देश में युद्ध छिड़ जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, इसको 44 संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया था, इसको कर दिया गया अब सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी और पाया गया कि ये कभी भी यूज किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसको बदल कर क्या कर दिया गया अब सशस्त्र विद्रोह, कि अब कोई सशस्त्र संघर्ष करेगा तभी जाकर इंटरनल मतलब आंतरिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर क्या किया गया है, क्योंकि ये तो लगा नहीं सकते, तो उसी को बेस बनाया, क्योंकि संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको आधार बनाकर अपने लेबर लॉज में चेंज किए हैं। सेकंड यहाँ क्या है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अध्यादेश में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ऑर्डिनेंस में अध्यादेश ला सकती है जब राज्य विधानमंडल क्या नहीं हो, सेशन में नहीं हो, सत्र में नहीं हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल जब सत्र में नहीं होंगे दोनों, तो ला सकते हैं। लेकिन इस लॉ को लाने के बाद रेटिफाई करने पड़ेगा आपको विद इन 6 वीक में, मीन्स 6 वीक में इसको प्रस्ताव को मान्यता देनी पड़ेगी अगर जब नया सत्र आ जाएगा, अदरवाइज ये 6 महीने तक चलता रहेगा लॉ। तो जैसे ही कोई नया सत्र आता है, ये जब बैठते हैं सत्र में, तो 6 वीक के अंतर्गत इसको क्या देना पड़ता है। यहां पर जो इन्होंने यूज किया है यूपी, एमपी एंड गवर्नमेंट, और इन्होंने काफी बातें की है कि प्रेजेंट में गवर्नमेंट बहुत सारे जो कानून हैं उनको 4 कोड्स में लेकर आ रही है, जिसमें उनका वेजेज आएंगे, उनकी सेफ्टी आएगी, उनके पेंशन आएगी, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी कैसे रहेगी, वो सभी। तो आने वाले टाइम में हम जितने भी लेबर से रिलेटेड कोड आएंगे उनको देखेंगे। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, लेकिन इतना आपको याद रखना है। राज्यसभा, द हिंदू के पेज नंबर 7 पर सेंट्रल लेजिस्लेचर के नाम से सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बना दिया गया, मीन्स द्विसदन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर कभी भी पूछ सकते हैं यूपीएससी में, क्योंकि 1813 का एक्ट जो था उससे संबंधित यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया 2019 में प्री में, कि 1833 के अंतर्गत जो चाय का व्यापार था, या जो तो फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई चीन के साथ, और चीनी का व्यापार ये चालू रखा, बंद कर दिया गया, तो ये सब बातें तो सीधा आपको प्रोविजन से भी पूछ सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन थे किसी एक्ट के। यहां पर एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों को लेकर आए, लेकिन इस एक्ट के तहत वुमेन मेंबरशिप वो नहीं दी गई, महिलाओं को कोई सदस्यता नहीं दी गई यहां पर, और वोट का अधिकार जो था वो भी रेस्ट्रिक्टिव टाइप का था, मीन्स प्रतिबंधात्मक, मीन्स केवल जो पैसे वाले जो जमींदार थे उन्हीं को इसका लाभ मिलता था। तो ये याद रखना। अब हम देखते हैं कि बाइकैमरलिज्म क्या होता है। इन्होंने बताया कि राज्यसभा से लोकसभा या लोकसभा से राज्यसभा, और प्रेसिडेंट मीन्स लॉ मेकिंग प्रोसीजर होती है। द्विसदन में क्या होता है, कोई भी लॉ बनता है तो डबल चेक होता है, अगर राज्यसभा कोई गलती कर रही है तो लोकसभा चेक करेगी, लोकसभा गलत कर रही है तो राज्यसभा। मीन्स राज्यसभा का जनरली क्या होता है कि लोकसभा ने कोई लॉ पास किया है तो उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकती है, उसमें कोई संशोधन कर सकती है कि कोई गलती तो ना हो। फेडरलिज्म, जब संविधान द्वारा शक्तियां दी जाए केंद्र को भी और राज्य को भी, तो यहां राज्य का प्रतिनिधित्व अलग से और केंद्र का प्रतिनिधित्व, और राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, राज्यसभा। लेकिन यहां पर एक और राइटर ने बात की है जो बहुत अच्छी बात है, कि राज्यसभा ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रप्टिव, ये अवरोधकारी हो या फिर डिस्ट्रप्टिव विध्वंसकारी, राज्यसभा को संशोधनकारी होना चाहिए जनरली, कि अगर आपको किसी लॉ में प्रॉब्लम है तो आप उसमें संशोधन करके दो, अवरोधककारी नहीं बनो, मीन्स बाधाकारी मत बनो। जनरली क्या होता है, कोई भी लॉ आजकल लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होने के कारण गवर्नमेंट की सारे लॉज को राज्यसभा रोक लेती है, जबकि संशोधन नहीं कर रही है, लॉ को वो अपने पास रख लेती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको बाधाकारी नहीं बनना चाहिए, इसको क्या बनना चाहिए, संशोधनकारी। तो ये एक इंपॉर्टेंट
पॉइंट है जो याद रखना है। प्लाज्मा थेरेपी द हिंदू के पेज नंबर 6 पर, आरोग्य सेतु 1 द हिंदू के पेज नंबर 10, इन दोनों को हम लेंगे। यहां पर प्लाज्मा थेरेपी द हिंदू के पेज नंबर 6, प्लाज्मा थेरेपी ये पहले भी द हिंदू में आ चुका था, कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जो पहले भी आ चुके थे। पहले हम देखेंगे इसमें प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा थेरेपी क्यूर कोविड-19, क्या इसको क्यूर कर सकता है? तो चांसेज है क्यूर कर सकता है, और इसमें हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन सावधानियों की जरूरत पड़ती है। तो प्लाज्मा क्या है पहले आप ये पता करना। पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा ब्लड का पार्ट, मीन्स हमारे ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा तरल भाग, एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स 45%। प्लाज्मा में लगभग 93% वाटर, 6% प्रोटीन। ये हमारे काम के नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो 1% जो पार्ट है 55% का, उसमें हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी भी कहाँ पाई जा रही है? प्लाज्मा में। तो याद रखना जो 1% पार्ट है ब्लड प्लाज्मा का बचा हुआ, मीन्स ब्लड का 55% प्लाज्मा, उस 55% में भी 93% वाटर और 1% क्या है? एंटीबॉडी, कुछ पार्ट। ब्लड सेल्स में 45% है जो आरबीसी, O2 CO2 का लेना ब्लड शरीर में ट्रांसफर करना। WBC हमारी प्रतिरक्षा मीन्स रेजिस्टेंस पावर को देखती है, और प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है। तो ये तीन क्या है? सेल्स। तो हमको प्लाज्मा से संबंधित डिस्कशन करना था। अब क्या होगा प्लाज्मा थेरेपी में? क्या होता है कि कोई व्यक्ति था, व्यक्ति ए है, स्वस्थ एकदम, चलता फिर रहा, यहां पर उसको वायरस का अटैक हो गया और ये विषाणु से संक्रमित हो गया ए व्यक्ति। अब जब विषाणु से संक्रमित हुआ तो इसके ब्लड में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी, जो इसको बचाए रखने का काम करेगी। एंटीबॉडी का डायग्राम इस टाइप का होता है। आप इस कभी भी एग्जाम में लिखो तो ऐसा डायग्राम बनाना, वाई शेप, क्योंकि एंटीबॉडी का डायग्राम है। अगर कोई समझदार व्यक्ति चेक करेगा तो जरूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यहां पर विषाणु से संक्रमित हो गया, हमने इसको मेडिसिन दी, ये बीमारी से ठीक हो गया। जनरली एंटीबॉडी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेडिसिन भी दी जाती है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अब ये बीमारी से ठीक हो गया व्यक्ति। अब हम क्या करेंगे? एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका स्वस्थ व्यक्ति है बी, ये भी संक्रमित हो गया वायरस से। अब हमने क्या किया? ए व्यक्ति के ब्लड से हमने प्लाज्मा लिया, क्योंकि उस प्लाज्मा में गया एंटीबॉडी, और इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? बी संक्रमित व्यक्ति में। चांसेज है कि बी बीमारी से ठीक हो जाए। तो यही क्या है? प्लाज्मा थेरेपी। इस डायग्राम को आप डायरेक्टली एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग दैट आप अगर डायग्राम्स को ऐसे यूज करोगे तो कितना आपका पेज जल्दी से भर जाता है, और सिर्फ डायरेक्टली यूपीएससी को जो भी कॉपी चेक करेगा उसको देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसमें जरूरत की बातें हैं, वो है सेफ्टी, सुरक्षा की। अभी पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी ट्रायल पर ही है ये स्टडीज, और जो पब्लिकेशन है इससे संबंधित वो स्मॉल पीपल मीन्स अभी कम लोगों पर इसका अध्ययन किया गया है, तो अभी इस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता, रिलायबल नहीं है। और एडवर्स इंपैक्ट पॉसिबल इसके है, कई जगह आया है कि एलर्जी हो सकती है, इससे फीवर हो सकता है और लंग इंजरी भी हो सकती है। तो ये सभी बातें आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। ये पेज नंबर 10 पे आया है द हिंदू के। तो याद रखना इसमें क्या लॉन्च भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप है, डेवलप्ड बाय PPP मॉडल मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा। काम क्या है इसका? टू ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्शन, मीन्स जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसको रोकना। इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इन सभी का यूटिलाइज किया गया है। ये क्या करेगा? इसका इंपॉर्टेंट हमको क्या याद रखना है, 11 भाषाओं में उपलब्ध है। लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण पकड़ने की जोखिम का आकलन करने में सक्षम बनाएगा। मीन्स अगर आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपको ये सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आप में कोरोना होने का संक्रमण कितने का चांस है। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमण से संबंधित लोग हैं और उनका इलाज चल रहा है या क्वारंटाइन में है, तो उनका डाटा ऑलरेडी यहाँ पर पुट किया हुआ है, किसमें? आरोग्य सेतु ऐप में। तो अगर आपके आसपास जब ऐसे लोग हैं तो आपके बारे में बताता रहेगा कि आपका कितना % चांस है, आप किन लोगों के टच में आ रहे हो। तो ये आपको बचाने के लिए है। यहाँ पर जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड है, मीन्स इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन प्राइवेसी को लेकर अभी भी कई तरह की बातें चल रही है। ये लोगों को क्या बनाएगा? एनेबल पीपल टू एसेस देमसेल्व्स द रिस्क ऑफ देयर कैचिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो ये हिंदी इसका रूपांतरण है, तो इतना सा याद रखना।
यहाँ पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेगा, हमको लगेगा कि ब्लूटूथ तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, क्या पता सही है या नहीं, लेकिन याद रखना केवल स्टेटमेंट्स पूछता है यूपीएससी। अब एक क्वेश्चन है 2016 का, तो ये आप जरूर करना। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम, जनरली इसका नाम पूरा क्या है, ई नेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम क्रियान्वित मीन्स इंप्लीमेंटेशन के क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार उपलब्ध कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमको यूज करना है कि नीचे दिए गए कूट में कौन सा ऑप्शन सही है करेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ। तो ये आंसर, इसका आंसर आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।